हेलो बच्चों। आज हम द्रव्य तापीय गुण का लेक्चर नंबर 19 जो कि क्विज का सेक्शन है। यहाँ पर हम कुछ प्रश्न देखेंगे और आप उनके आंसर देना। तो जिससे ताकि हम आपकी जो आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर सके और आपको एक अच्छी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए टॉपिक की और आपको सब चीज़ें समझ में आए और आप आपको परख पाओ कि आपने क्या पढ़ा है, आपको कितनी नॉलेज है, आपने कितने अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट किया है। ठीक है। तो आज जो हमारा पूरा सेक्शन है वो केवल और केवल क्विज पर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप अपने दिमाग में खुद क्वेश्चन को देखिएगा, आप समझिएगा, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। रैखिक गुण, जिसको हम प्लास्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं, किससे संबंधित है? अब ये मैंने आपको क्लास में बताया था। चार में ऑप्शन दिए हैं: पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का आकार या आयन परिवर्तन, या पदार्थ का आवेश। तो इसका अब यह व्याख्या का है क्या है। लोच वह गुण है जिसके कारण पदार्थ बल हटाने पर अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। यह गुण द्रव्यमान या घनत्व से नहीं बल्कि आयम आयम यानी लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन में हुए परिवर्तन से जुड़ा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी, पदार्थ का आकार, आयाम, परिवर्तन। ओके। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न 2, रैखिकता, उसको इंग्लिश में इलास्टिसिटी कहते हैं, की परिभाषा क्या है? तो पहला जो हमें दिया हुआ है उत्तर, वो मतलब ऑप्शन, वो है किसी वस्तु की स्थायित्वता। दूसरा, प्रकृति के बाद अपनी मूल अवस्था में लौटने की प्रवृत्ति। द्रव्यमान को स्थिर रखने की क्षमता या ऊर्जा को संग्रह करने की क्षमता। अब यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे खींचा या दबाया जाए और बल हटाने पर वह पुनः वैसी ही हो जाए तो वह लोचदार कहलाता है। और इसका उदाहरण क्या है? उसका उदाहरण है रबड़ बैंड, स्प्रिंग। जैसे हमने रबड़ बैंड देखिए, उसको हम खींचते हैं तो वापस पुनः अपनी अवस्था में लौट आता है। तो जो पदार्थ वापस नहीं लौटते उन्हें हम प्लास्टिक पदार्थ कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? और रैखिकता की परिभाषा क्या हुई? तो आंसर हुआ अपना बी, प्रकृति के बाद अपनी मूल अवस्था में लौटने की प्रवृत्ति। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तनाव यानी स्ट्रेस किसका अनुपात है? तो ये हमें पता ही है, बल बटा क्षेत्रफल। फॉर्मूला मतलब जो उसका सूत्र होता है तो उसी से हमने निकाल लिया। चौथा प्रश्न, प्रकृति किसका अनुपात है? तो प्रकृति किसका अनुपात है, तो ये भी हम डायरेक्ट अपना सूत्र जो होता है, प्रकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन अपॉन नीचे होता है मूल लंबाई, तो इससे निकाल सकते हैं ये। तो इसका आंसर होगा आयाम में परिवर्तन अपॉन मूल आयाम। तो प्रश्न 5 क्या है? तनाव और प्रकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो तनाव और प्रकृति के अनुपात को डायरेक्ट फॉर्मूला ही हमने आपको बताया है कि यंग मापक को हम कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर। यंग मापक का SI मात्रक क्या होता है? तो जो यंग मापक है इसका उसको हम फॉर्मूला मतलब उसके सूत्र से देखें, जो कि तनाव बटा प्रकृति होता है, तो उस हिसाब से हम उसको निकालेंगे। और हाँ, तो क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायरेक्ट सूत्र में रखने पर, स्टैंडर्ड यूनिट्स रखने पर सीधा आंसर आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यंग मापक का। जब केवल लंबाई में परिवर्तन होता है तो कौन सा मापक प्रयोग होता है? जब केवल लंबाई में परिवर्तन हो, अगर केवल लंबाई में परिवर्तन होगा तो होता क्या है, खिंचाव या संकोचन के कारण लंबाई बदलती है। इस स्थिति में यंग मापक प्रयोग होता है। उदाहरण, किसी वस्तु की तार को खींचना। ये किसी वस्तु की तार को खींचना उसका उदाहरण हो गया। तो इसका उत्तर क्या हुआ? यंग मापांक। चलिए, तो अगला प्रश्न, जब केवल आकार यानी शेप, आकार में परिवर्तन होता है तो कौन सा मापांक प्रयोग होता है? यह तो हमको पता ही है, कतरनी मापांक जो है उसमें प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, जब केवल आयतन में परिवर्तन होता है तो कौन सा मापांक प्रयोग होता है? जब केवल आयतन में परिवर्तन हो, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, जब आयतन जो है, आयतन मापांक का जो हमारा वो होता है, सूत्र वो क्या होता है? माइनस का दाब बटा उसमें जो आयतन में परिवर्तन डिवाइड बाय मूल आयतन। तो
उससे हम इसको निकालेंगे तो क्या होगा, आयतनिक मापांक इसका जो है हमारा उत्तर होगा। अब प्रवासांक अनुपात, जिसको हम पॉइजन्स रेशियो कहते हैं, पॉइजन्स अनुपात, वो क्या होता है? तो हमने क्लास में डायरेक्ट फॉर्मूला ही है इसका, जो है अनुप्रस्थ विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। अगला प्रश्न, लोच सीमा क्या है? इसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं, वह लोच सीमा क्या है? हाँ, तो उसके वो जो है हम उत्तर पढ़ेंगे, अधिकतम बल जिसे पदार्थ से सकता है, वह सीमा जहां तक प्रकृति हटाने पर पदार्थ मूल अवस्था में लौट जाता है। द्रव्यमान की अधिक अधिक अधिकतम सीमा या न्यूनतम बल की सीमा, तो आपको यह पता है, वह सीमा जहां तक प्रकृति हटाने पर पदार्थ मूल अवस्था में लौट आता है। जहां तक कि इसके बाद वह अपनी मूल अवस्था में लौट आएगा, उससे हम इलास्टिक लिमिट यानी लोच सीमा कहते हैं। उसका जो उत्तर हमारा बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। तो हुक के नियम जो है किससे संबंधित है? तो ये कहा, हुक के जो नियम का क्या क्या कहता है? हुक का नियम कि तनाव जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, मतलब बढ़ता है या घटता है किससे? सब प्रकृति के पास लोच सीमा तक केवल। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? तनाव और प्रकृति। अब हुक के नियम के किसी रूप में व्यक्त, अच्छा, हुक के नियम किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो अभी हाल पिछले ही प्रश्न में मैंने मैंने आपको बता दिया। तो हुक का नियम, वैसे उसका सूत्र क्या होता है? तनाव इक्वल टू लोच मापक गुणे प्रकृति। ठीक है, तो वैसे इसका फिर उत्तर क्या हो जाएगा? तनाव और प्रकृति से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर जो है लोचीय ऊर्जा, जिसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, कहाँ संग्रहित होती है? तो जिसका जो है, अगर आपने थोड़ी अच्छे से पढ़ी होगी तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, जब किसी वस्तु को खींचा, दबाया, मोड़ा जाता है, तो उसमें ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। बल हटाने पर यही ऊर्जा उसे मूल अवस्था में लौट आती है। और उदाहरण क्या है इसका? स्प्रिंग को दबाने पर उसमें लोचीय ऊर्जा संग्रहित होती है। तो इससे क्या होगा इसका आंसर? विकृत ठोसों में इसका जो है आंसर हो जाएगा, कहाँ संग्रहित होती है। या यंग मापक का जो मान अधिक होने का अर्थ है, अब यंग मापक का मान मान लीजिए अधिक है, तो इसका क्या अर्थ निकलता है? यदि यंग मापक का मान बड़ा है तो थोड़ी सी विकृति लाने के लिए बहुत अधिक तनाव चाहिए, अतः पदार्थ कठोर हो, अधिक लोचदार होता है। मतलब वो जो पदार्थ कठोर होते हैं वो अधिक लोचदार होते हैं। उदाहरण, स्टील का जो है यंग मापक रबड़ से बहुत अधिक होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? पदार्थ अधिक लोचदार होते हैं जिनका यंग मापक जो है अधिक होता है। अगले प्रश्न पर आएंगे, स्टील और रबड़ में किसका यंग मापक जो है अधिक होता है? तो ये तो हमने आपको अभी ही बता दिया। इसका प्रश्न तो डायरेक्ट अपना स्टील हो जाएगा। अब लोचीय स्थिरांक, यानी जिसको इलास्टिक कांस्टेंट कहते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मुख्य तीन लोचीय स्थिरांक हैं, यंग मापक, कतरनी मापक और आयतनीय मापक। लंबाई परिवर्तन के लिए, आकृति परिवर्तन के लिए और आयतन परिवर्तन के लिए आयतनिक मापक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? टी, यंग मापक, कतरनी मापक और आयतनिक मापक। लोच का आयाम क्या है? लोच का आयाम हमें पता है डायरेक्ट, हम उसका जो लोच मापक होता है वो तनाव बटा प्रकृति होता है, और प्रकृति मात्राहीन है। तो लोच का जो आयाम, तनाव का आयाम क्या होता है? मास माइनस वन एल माइनस मास वन एल माइनस वन और टी माइनस टू। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए। अब लोचीय सीमा से अधिक क्या होता है? तो लोचीय सीमा से अधिक, यदि बल, या देखिए, यदि बल लोच सीमा से अधिक हो जाए तो पदार्थ स्थायी रूप से विकृत हो जाता है। इसे प्लास्टिक विकृति कहते हैं। यही कारण है कि तार अधिक खींचने पर स्थायी रूप में लंबा हो जाता है। उसका उत्तर क्या होगा? पदार्थ स्थायी विकृति धारण कर लेता है। पानी का असामान्य प्रसार किस ताप पर विशेष होता है? तो देखिए, 0 से 4 डिग्री तक पानी का घनत्व बढ़ता है, ये मैंने आपको क्लास में बताया था, और आयतन कम होता है। 4 डिग्री से पर उसके बाद पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री पर। यही कारण है कि ठंडे क्षेत्रों में झीलें ऊपर से जमती हैं, पर नीचे 4 डिग्री सेल्सियस से पर तरल पानी रहता है और जलीय जीव जीवित रह पाते हैं।
उत्तर क्या है? 4 डिग्री से। उसका उत्तर होना चाहिए 4 डिग्री से, क्योंकि उसमें पूछा है पानी का असामान्य प्रसार किस ताप पर विशेष होता है, तो वो अपना 4 डिग्री सेल्सियस होता है। वो हमने आपको ग्राफ ऐसा ऐसा बना के बताया था, वो आपने कुछ इस प्रकार से जो है हमारा ग्राफ था, मैंने बताया था यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है। हाँ, वहाँ पर पानी की विशेषता है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा उसका वॉल्यूम होता है। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं हटा दूं। हम्म, तो उत्तर हो गया 4 डिग्री सेल्सियस। अब कौन सा पदार्थ सबसे अधिक लोचदार है? तो अब ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, कौन सा सबसे ज्यादा लोचदार पदार्थ है? और आपका उत्तर क्या है? रबड़, स्टील, तांबा और सीसा। तो रबड़ में खिंचाव अधिक होता है, लेकिन वह जल्दी विकृत हो जाता है, इसलिए कम लोचदार। स्टील में प्रगति बहुत कठिनाई से होती है, बल हटाने पर यह तुरंत मूल रूप में लौट आती है। निष्कर्ष क्या है? स्टील सबसे ज्यादा अधिक लोचदार पदार्थ है। स्टील इसका उत्तर हो गया। अब किसी तार का यंग मापक निकालते हुए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, सीरियल का उपकरण, स्प्रिंग बैलेंस। तो अब देखिए, यंग मापक निकालने के लिए तार में खिंचाव मापा जाता है, तो इस हेतु सीरियल का उपकरण प्रयोग किया जाता है। इसमें दो तारों में से एक पर भार डालकर खिंचाव मापा जाता है और तुलना की जाती है। इसका हमारा उत्तर क्या होगा? सीरियल का उपकरण। लोच क्या, लोच का जो है व्यवहारिक उपयोग कौन करता है? तो हमें अभी प्रश्न उत्तर क्या दिए हुए हैं? स्प्रिंग, रबर बैंड, घड़ी की जो है घड़ी की चाबी, या उपरोक्त सभी। तो उसका उत्तर क्या होना चाहिए? लूच का जो है उपयोग कई स्थानों पर होता है। स्प्रिंग, घड़ी मापक यंत्रों में। रबर बैंड, खिंचाव पर वापसी, खींचने पर वापसी। घड़ी की चाबी, स्प्रिंग ऊर्जा संग्रह है। तो अतः सभी जो है सही है यहाँ पर। लोच का जो व्यवहारिक उपयोग है सभी में होता है। ठीक है, उपयोग सभी। अगला प्रश्न है, पदार्थ की अधिकतम तन्य शक्ति किस पर निर्भर करती है? ये ये क्वेश्चन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पदार्थ की लंबाई, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ का रंग, या पदार्थ का आयतन। तो देखिए, ब्रेकिंग स्ट्रेस जिसको हम कहते हैं तन्य शक्ति, तो अधिकतम तनाव जिसे सहने पर पदार्थ टूट जाता है। यह पदार्थ से रासायनिक व भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। उदाहरण बोले तो स्टील का ब्रेकिंग स्ट्रेस तांबे से अधिक होता है। इसका उत्तर क्या होगा? पदार्थ की प्रकृति, जो उस पर निर्भर करता है हमारा तन्य शक्ति। प्रति इकाई आयतन लोचीय ऊर्जा का सूत्र क्या है? ये तो डायरेक्ट अपना प्रश्न है। प्रति इकाई आयतन लोचीय ऊर्जा का जो है हमारा सूत्र क्या है? हाँ, 1/2 गुणे तनाव गुणे प्रकृति। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? ए। अब जो है पॉइसन अनुपात का अधिकतम मान सैद्धांतिक रूप से कितना होता है? पॉइसन जो हमने अभी पढ़ा था, पॉइसन थ्योरम, तो उसका अनुपात कितना होता है? तो पॉइसन अनुपात अनुप्रस्थ प्रकृति या और क्या होता है? अनुदैर्ध्य प्रकृति। इसका मान 0 से 0.5 के बीच होता है। 0.5 से अधिक होने पर पदार्थ अस्थिर हो जाएगा। अतः सैद्धांतिक अधिकतम मान कितना होगा? 0.5। 0.5 कैसे हम दर्शा सकते हैं? 1/2, उसका आंसर 0.5 ही होता है, तो उसको आप हम लिख सकते हैं। अब फ्लूइडिटी किसकी जो है व्युत्क्रमी होती है? तो इसका देखिए, श्यानता किसी द्रव का आंतरिक जो है संघर्षण होता है। फ्लूइडिटी इसको 1/n एफिशिएंसी भी बुलाते हैं, अर्थात जिसकी श्यानता अधिक उसकी फ्लूइडिटी कम। इतना आप समझ लीजिए, बाकी छोड़िए। जिसकी श्यानता अधिक उसकी फ्लूइडिटी कम। उदाहरण, शहद की श्यानता अधिक, फ्लूइडिटी कम। तो आपको इतना याद रखना है। फ्लूइडिटी कम कम जब उसको अगर मान लीजिए हम डालते हैं जमीन पर, तो वो कितनी तेजी से चलता है। जैसे जो शहद है वो धीमे धीमे चलता है, तो उसकी सहायता अधिक होती है और फ्लूइडिटी उसकी कम होती है। आएंगे अगले प्रश्न पर। किसी धातु का ताप बढ़ाने पर उसकी लोचीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए,
ताप बढ़ाने पर अणुओं के बीच बल कमजोर हो जाता है। जो है परिमाण स्वरूप धातु की लोचीयता यानी इलास्टिसिटी घट जाती है। उदाहरण, गर्म स्टील आसानी से मोड़ा जा सकता है क्योंकि उसकी लोचीयता घट जाती है। इसका उत्तर क्या होगा? घटती है। अगले प्रश्न पर आएंगे। स्प्रिंग कांस्टेंट किसका माप है? तो अब ये तो सीधा सीधा हमारा प्रश्न है कि स्प्रिंग कांस्टेंट वह बल है जो स्प्रिंग की इकाई लंबाई बदलने हेतु चाहिए। सूत्र, फोर्स बराबर के इंटू एक्स। क्या है? क्या है फोर्स बराबर क्या है? बल गुणे खिंचाव। तो के जितना बड़ा होगा स्प्रिंग उतनी ही कठोर होगी। तो इसका उत्तर क्या होगा? स्प्रिंग की कठोरता। बाकी हम आ गए अपने अगले आखिरी प्रश्न पर। पदार्थ के पूरी तरह से टूटने से पहले का अधिकतम तनाव क्या कहलाता है? तो ये तो पूरी क्विज में आप कितने ही बार आया होगा। यह बताया आपको, पदार्थ पर लगने वाला अधिकतम तनाव जिस पर वह स्थायी रूप से टूट जाता है उसको ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं। तो मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया। यह लोच सीमा से भी अधिक होता है। उदाहरण, तार पर इतना अधिक भार डालना कि वह टूट जाए। उसका उदाहरण क्या होगा? तार पर इतना इतना अधिक भार डाल दो कि वह टूट जाए, तो उसका उदाहरण होगा। तो उसका सीधा सीधा आंसर अपना हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और हमने आज सारे एमसीक्यू देखे। मुझे आशा है कि आपको सारे क्विज जो है आज पसंद आई होगी, और आपने बहुत होगा आधे से ऐसा मतलब सबका ही आंसर कर पाया होगा। नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, अपना मटेरियल रिवाइज कर लीजिएगा, अपनी एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिएगा, जहाँ आपको कमी लगे उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।